कैलाश में शिव पार्वती एक साथ ध्यान कर रहे थे। कार्तिक उन दोनों की सेवा करते हुए माता पिता का पूजा कर रहा था। दूसरी ओर विनायक वहां पर जल्दी जल्दी आने की कोशिश कर रहा था। सच में माता पिता के सेवा करने से जो आनंद मिलती है वो आनंद और कहीं नहीं है। मुझे तो इन दोनों के चरणों में बहुत ही शांति मिलती है। इसी तरह भगवान कार्तिक अपने माता पिता का सेवा कर रहा था। तभी वो दोनों पति पत्नी अपने ध्यान से बाहर आया और सामने भगवान कार्तिक को देखा। फिर पार्वती ने कहा, अरे पुत्र कार्तिक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे माँ, मैं तो बहुत देर से यहाँ बैठ के आपका और पिताजी का पूजा कर रहे थे। क्या बेटा, तुम हम दोनों की पूजा कर रही थी? पर बेटा कार्तिक, अब तो इसी समय मार्शल आर्ट का प्रैक्टिस कर रहे होते। इस समय तो अब खेल रहे होते, है ना? अरे पिताजी, वो सब तो मैं हर दिन करता हूँ, पर आज आप दोनों का चरण पूजा करके मुझे बहुत शांति मिली है। आज मुझे इतनी शांति मिली है कि ये शांति कोई खेल में नहीं है। इसीलिए तो बड़े बड़े ऋषिगण ने कहा है कि माता पिता की सेवा में जो शांति मिलती है वो कहीं और में नहीं है। इसीलिए तो मैं आप दोनों का चरण पूजा कर रहा था। लेकिन कार्तिक, तुम्हारा भैया विनायक कहाँ है? तुमको तो उसके साथ होना चाहिए। हाँ कार्तिक, विनायक कहाँ है? तुम यहाँ अकेला बैठे हो? पिताजी, मैंने तो विनायक को बहुत देर से नहीं देखा। बेटा विनायक, तुम कहाँ हो? इधर आओ। देवी पार्वती बुलाते ही गणेश जी दौड़ते हुए वहाँ आया। क्या हुआ माताश्री, आपने हमें बुलाया? अरे बेटा विनायक, तुम आ गए। कहाँ थे? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। और तुम इतने खुश क्यों दिख रहे हो? अरे माँ, कुछ ही दिनों के अंदर हमारा जन्मदिन है, इसलिए हम थोड़ी सी व्यस्त है। हाँ, भूलोकवासी तो विनायक को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। हाँ पिताश्री, भूलोक की सभी निवासियों हमारा जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। उसके साथ साथ उनके घर में हमारा मूर्ति स्थापित करती है। अमीर हो या गरीब, हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार पूजा करने की कोशिश करता है। उसके साथ साथ भूलोकवासी बहुत ही भक्ति और श्रद्धा से हमें नमन करता है। हम भी उन सभी को आशीर्वाद देते हैं। मेरे लिए वो लोग तरह तरह के मिठाइयाँ बनाते हैं। तो फिर भैया, आपको तो बहुत आनंद मिलता होगा, है ना? आप जिस तरह से बोल रहे हो, चलिए ना, मैं भी आपका पूजा कैसे होता है देखूंगा। हाँ भाई, हम तुम्हें जरूर किसी दिन ले जाएंगे। देखो भाई, हमारा जन्मदिन अभी भी कुछ दिन बाकी है, फिर भी भूलोकवासी हमारा जन्मदिन के लिए अभी से ही सब कुछ तैयारी करनी शुरू कर दी है। हमारा जन्मदिन के लिए वो लोग बहुत ही उत्साहित है। ठीक है विनायक, तुम जाओ, हम सब कोई मिलकर यहाँ तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है माँ, अब हमें भूलोक में जाना होगा, आशीर्वाद दीजिए। विनायक उनकी माँ की आशीर्वाद लेकर भूलोक में चला गया। बादल में खड़ा होकर वो तैरते हुए भूलोक में जाने लगा। मन ही मन में विनायक बहुत ही एक्साइटेड था। अरे, ये महिला तो यहाँ मेरा प्रतिमा बना रहा है। वाह, बहुत ही खूबसूरत बनाई है। प्रतिमा को देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं खुद ही वहाँ बैठा हूँ। बहुत ही खूब। ठीक है, मैं अगले गांव में जाकर देखता हूँ कि वो लोग क्या कर रहा है। उसके बाद भगवान विनायक दूसरे गांव में जाने लगा। वहां जाकर देखने लगा वो लोग क्या कर रहा है। अरे, ये आदमी तो पेरिस और सीमेंट से मूर्तियां बना रहा है, पर इन सभी मूर्तियों में इतना हानिकारक रासायनिक कलर का उपयोग क्यों कर रहा है? ये तो बहुत ही गलत बात है। वो अच्छा, अब समझ में आया, क्योंकि मेरा जो मूर्ति है वो सुंदर दिखे इसलिए। पर ये तो गलत बात है। ये रासायनिक कलर तो इंसान के लिए बहुत ही हानिकारक है। ये सोचते हुए भगवान विनायक ने दूसरी तरफ देखा। हर एक मंडप और पैंडल में फिल्मियों का गाना चल रहा था। अरे, ये क्या है? हर एक मंडप और पैंडल में तो फिल्मियों का गाना चल रहा है। क्या वो लोगों को पता नहीं है कि ये सब फिल्मियों का गाना मुझे एकदम पसंद नहीं है? इस समय तो भक्ति मूलक गाना बजाना चाहिए था। ये सब देखकर भगवान विनायक बहुत ही उदास हो गया। फिर वो कैलाश में लौट आई। विनायक की हताश चेहरा देखकर उनकी माँ देवी पार्वती, अरे बेटा विनायक, क्या बात है, तुम इतने जल्दी भूलोक से वापस आ गए? वहाँ तो सब कोई धूमधाम से तुम्हारा जन्मदिन मना रहे होंगे। देवी पार्वती विनायक को जब ये सब कहा, विनायक कोई जवाब ना देते हुए वहां से चला गया। स्वामी, अब ये विनायक को क्या हुआ? रुको पार्वती, मैं देख कर आता हूँ। ये कहकर शिव ने गणेश के पास गया। अरे क्या हुआ विनायक, तुम भूलोक से इस तरह से चले आए और तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? पिताश्री, आप तो जानते ही है ना कि हम आज भूलोक में गया था। भूलोक में जाके मैंने जो दृश्य देखा
वो कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा। ये बहुत ही गलत है। अरे पुत्र विनायक, क्या हुआ, सही से बताओ। भूलोक में मैंने जाकर देखा मेरे सारे मूर्तियों में रासायनिक रंगों का इस्तेमाल कर रहा है। पिताश्री आप ही बोलिए, क्या भूलोक वासियों को नहीं पता कि रासायनिक रंग इस्तेमाल करना कितना हानिकारक है? इसमें तो बच्चे बूढ़े सभी का शरीर में इफेक्ट होगा। उसके बाद हर एक मंडप और पैंडल में फिल्मी का गाना चल रहा है। इस तरह विनायक अपने दुख व्यक्त करते हुए वहां से चला गया। ये सब सुनने के बाद महादेव शिव को भी बहुत बुरा लगा। फिर भगवान शिव ने एक आम आदमी का रूप लिया और भूलोक चला गया। फिर बिराया नाम का जो व्यक्ति रासायनिक रंगों का इस्तेमाल करके जो मूर्ति बना रहा था, फिर शहर के हर एक कोने से उसके पास से मूर्ति खरीद के ले जा रहा था। आप ये क्या कर रहे हो? इस कलर का उपयोग क्यों कर रहे हो? क्या क्या हुआ? मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो तुम्हें क्या? ये रासायनिक कलर तो बहुत ही हानिकारक है। ये सारे मूर्तियां पेरिस और सीमेंट मिलाकर बनाया गया। इन सभी मूर्तियों में कलर नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, समझे? क्या आप लोगों को नहीं पता ये रासायनिक कलर इंसानों के लिए कितना हानिकारक होता है? ये पर्यावरण को कितना दूषित करता है, क्या आप लोगों को पता नहीं है? कुछ पैसे कमाने के लिए तुम लोग इतना नीचे गिर जाओगे। फिर आप लोग हर एक पैंडल में फिल्मी का गाना बजा रहे हो। भक्तिमूलक गाना कहाँ है? क्या सब कुछ गायब हो गया? जिस भगवान की पूजा कर रहे हो, क्या उसके आशीर्वाद तुम लोगों को मिलेगा? तुम लोग तो नियम खुद बना रहे हो। इतना जोर से गाना बजाकर ध्वनि प्रदूषण कर रहे हो, ये गलत बात है। शिव की बात सुनकर उन लोगों को तब जाकर समझ में आई। फिर धरतीवासियों मिट्टी से मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद महादेव शिव कैलाश में आकर गणेश को भूलोक जाने के लिए आमंत्रित किया। गणेश वहां जाके तो आश्चर्यचकित रह गया कि एक दिन के अंदर इतना परिवर्तन कैसे हो गया। हर एक गांव और शहर में मिट्टी का शिव मूर्ति था। कोई भी रासायनिक कलर का इस्तेमाल नहीं किया गया। विनायक बहुत खुश हुए। कनकपुरम में महिलाओं को विशेष दर्जा प्राप्त था। उस गांव की सभी महिलाओं के बाल लंबे थे। उनके इतने लंबे बाल उस शहर में बहने वाली नदी के कारण थे। उस नगर की प्रत्येक स्त्री देखने में अत्यंत सुंदर थी। उस गांव में बच्चों से लेकर बुढ़िया तक सभी लोग बहुत सुंदर थे। आसपास के गांव के लोग उस गांव की महिलाओं की सुंदरता की बहुत प्रशंसा करते थे। उस गांव में रानी नाम की एक महिला भी थी। रानी देवी दुर्गा की भक्त हैं। खेतों में काम करके जो पैसे मिलते थे, उससे रानी आराम से अपना गुजारा करती थी। अरे रानी, सुनी है हमारी पड़ोसन एक बेटी को जन्म दिया है और तुम जानते हो जन्म होने वाली बेटी का बाल बहुत ही लंबी है। हाँ, ये तो भगवान का दिया हुआ ही सौभाग्य है जो हम लोगों को मिला है। तो रानी राम्या से बात कर रही है क्योंकि वह उसकी दोस्त है। इसलिए रानी और राम्या काम खत्म करके अपने घर चली जाती हैं। रानी अनाथ होने के कारण घर में अकेली रहती थी। उसके जैसा कोई नहीं था। इसलिए रानी अपने लिए खाना बनाती है और घर पर ही सोती है। आधी रात का वक्त होगा। उस समय पूरा गांव बहुत शांत होता है। इसी बीच गांव में एक भूत खटमट शब्द करते हुए गांव में प्रवेश करता है। वह भूत देखने में बहुत ही बदसूरत है। इसके अलावा बहुत छोटे बाल हैं। कुछ ही पलों में भूत एक सामान्य महिला में बदल जाता है और राम्या के घर का दरवाजा खटखटाता है। अरे, इस वक्त दरवाजा कौन खटखटा रहा है? और वो तो घर पे नहीं है। इतना कहकर वह बिस्तर से उठी और दरवाजा खोली। बाहर एक खूबसूरत लड़की खड़ी है। देखिए, मेरा नाम कल्पना है। आपके गांव में रहे मंदिर का मैं दर्शन करने आई थी, लेकिन बहुत रात हो गई है, मैं घर भी नहीं जा सकती। कृपया आज अगर आप अपने घर पे मुझे आश्रय दे तो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे ही लड़की ने विनम्रता पूर्वक पूछा, राम्या ना नहीं कह सकी। राम्या ठीक है कहती है और कल्पना घर में प्रवेश करती है। राम्या ने देखा कि कल्पना के बाल बहुत छोटे हैं। अरे, तुम ऐसे क्या देख रही हो? मेरा बाल बहुत ही छोटी है ना? देखो, तुम मुझे गलत मत समझो। इस गांव में रहे हर महिला के बाल बहुत ही लंबी है। असल में मैंने पहली बार किसी लड़की को इतनी छोटी बालों में देखी है। देखो, तुम्हारे गांव की लड़कियां भाग्यशाली है, इसीलिए उन सब के बाल बहुत ही लंबे हैं। लेकिन हर कोई तो आपके गांव के जैसा भाग्यशाली नहीं होता ना। तुम इतने छोटे बालों के साथ कैसे जी सकते हो? राम्या इस तरह से हंसती है। कल्पना को बहुत गुस्सा आती है। कल्पना अचानक अपने मूल रूप में बदल जाती है।
कल्पना का भयानक रूप देखकर राम्या बहुत ही डर जाती है। कल्पना ने राम्या का गला पकड़ लिया। देखो, हर कोई लंबे बालों के कारण खूबसूरत नहीं हो सकती। जिनके छोटे बाल हैं वो क्या खूबसूरत नहीं है? तुम्हें अपने इस लंबे बालों को लेकर बहुत घमंड है ना? अब देखो मैं इस बालों के साथ क्या करती हूँ। तभी भूत ने राम्या के बाल कैंची से काटकर छोटे कर दिया। राम्या बहुत डर गई कि उसके साथ क्या होगी। तभी भूत ने उसके बाल काट दिए और उसके सिर पर जोर से वार किया और राम्या जमीन पर गिर गई। अगले दिन रानी खेत पर जाती है। अरे राम्या आज खेतों पे क्यों नहीं आई? हर दिन तो मुझसे पहले ही आ जाती है। आज अचानक क्या हो गया? एक बार घर पे जाके देखती हूँ, शायद बीमार होगी। जाके देखती हूँ। इतना कहकर रानी रास्ते में राम्या के घर चली जाती है। दरवाजे खुले होने से रानी सीधे घर के अंदर चली जाती है। राम्या बेहोश होकर फर्श पर गिरी हुई थी, साथ ही उनके बाल भी कटे हुए हैं। रानी आश्चर्यचकित है। रानी जोर से चिल्लाकर गांव के सभी लोगों को बुलाती है। दरवाजा खुला था, ये देखकर मैं घर के अंदर आ गई। अंदर आके देखा तो राम्या का बाल कटी हुई थी और बेहोश गिरी हुई थी, इसीलिए आप सबको बुलाई। गांव के सभी लोग राम्या के चेहरे पर पानी मारते हैं और उसे जगाते हैं। कुछ ही देर में राम्या जाग जाती है। उस गांव के मुखिया जगन्नाथ बाबू थे। वो राम्या से यह कहते हैं, अरे राम्या, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम बेहोश कैसे हो गई? और हाँ, तुम्हारा लंबे बाल किसने काटी? हमें बताओ खुल के, क्या हुआ तुम्हारे साथ? ये मेरे बाल किसने काटी? अब तो मैं दिखने में बहुत ही अजीब लगूंगी। अब मैं बाहर नहीं निकलूंगी। पता नहीं ये सब मेरे साथ कौन किया है। अरे राम्या, तुम्हारे साथ एक्चुअली में क्या हुआ हम लोगों को नहीं पता, पर तुम्हारे पास सबसे पहले रानी ही आई थी। जगन्नाथ राव ऐसा कहते हैं और राम्या रानी पर संदेह करती है, लेकिन गांव की मुखिया कुछ नहीं कहता। एक भयानक भूत फिर से गांव में प्रवेश करती है तो भूत राजेश्वरी के घर जाता है। राजेश्वरी उस गांव की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक थी। राजेश्वरी एक दर्जी थी। वो आधी रात को वह कपड़े सिल रही थी। राजेश्वरी उस घर में अकेली थी और वह भयानक राक्षस भूत राजेश्वरी के घर का दरवाजा खटखटाती है। अरे इस वक्त आधी रात में कौन कस्टमर हो सकती है? इन लोगों को बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल है। इतना कहकर राजेश्वरी जाकर दरवाजा खोल देती है। दरवाजे के बाहर उसे एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। देखिए, मेरा नाम कल्पना है। मैं बहुत दूर से आई हूँ। बहुत रात होने के कारण मैं घर भी नहीं जा सकती। कृपया आप सुबह तक मुझे अपने घर पे आश्रय दे सकती है? जी हाँ, मैं तो घर पे अकेली रहती हूँ। आप अंदर आके आराम कीजिए। जैसे ही राजेश्वरी कहती है, कल्पना घर के अंदर आती है। राजेश्वर के बाल भी काफी लंबे हैं। अच्छा, आपकी बाल इतनी लंबी है, ये सब कैसे संभव हुई? अरे बहन, सिर्फ मेरे ही नहीं, इस गांव में रहे हर महिलाओं के बाल इतनी ही लंबी होती है। ये तो हमारे गांव के महिलाओं के सौभाग्य है और इसकी मालकिन सिर्फ हमारे गांव में जन्मी महिलाएं हो सकती है। लेकिन आपके बाल बहुत ही छोटी है। इतनी छोटी बालों वाली महिला मैंने कभी नहीं देखी। आप ना अपने बालों पे थोड़ा ध्यान दीजिए। आपके बाल भी अगर लंबी हो जाएगी ना तो आप भी बहुत ही सुंदर दिखेंगी। क्यों, मैं क्या अभी खूबसूरत नहीं हूँ? इस प्रकार कल्पना अचानक भयानक रूप धारण कर लेती है। राजेश्वरी उस भयानक रूप को देखकर डर जाती है। देखो मैं कितनी बदसूरत हूँ। अब मैं तुम्हें भी ऐसे ही बदसूरत बना दूंगी। तभी अचानक भूत के हाथ में एक कैंची आ गई। कल्पना राजेश्वरी की उन कैंची से अपने लंबे बाल काटती है, फिर उसके सिर पर जोर से वार करता है। राजेश्वरी मौके पर ही बेहोश हो गई और कल्पना वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन रानी खेत पर जाती है। अरे बहुत दिनों से मैं राजेश्वरी को अपनी बहन की जैकेट सीने के लिए दी थी। एक बार जाके देखती हूँ जैकेट हुई कि नहीं। यह सोचकर रानी राजेश्वरी के घर में जाती है। राजेश्वरी अपनी घर में बेहोश होती नजर आ रही है। राजेश्वरी के बाल कटे हुए हैं। रानी फिर जोर से चिल्लाती है। गांव की मुखिया के साथ साथ गांव के सभी लोग राजेश्वरी के घर के अंदर आ जाते हैं। अरे आज फिर से एक और लड़की का बाल कटा हुआ मिला। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस गांव में हो क्या रहा है। तो गांव वालों ने राजेश्वरी के चेहरे पर पानी छिड़क दिया। राजेश्वरी उठती है और अपने बालों को देखती है और बहुत दुखी होती है। अरे मेरे साथ ये सब क्या हुआ? मेरे बाल कहाँ है? मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा।
इस प्रकार कल्पना एक एक करके गांव की सभी महिलाओं के बाल काट रही थी। गांव की सभी महिलाओं को अपने बाल गायब होने के लिए बहुत दुख होती है। वे सभी भागकर ग्राम प्रधान जगन्नाथ राव के पास गए। अरे, गांव की सभी महिलाओं के बाल गायब है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। पर रानी सभी लड़कियों के पास जाकर सबसे पहले चिल्लाती है, पर रानी का बाल तो अभी भी सही सलामत है। मुझे रानी पर संदेह हो रहा है कि ये सब काम उसी का ही है। इसलिए गांव के सभी लोग रानी पर शक करते हैं। रानी बहुत दुखी होती है और उस गांव में दुर्गा देवी के मंदिर जाती है। हे दुर्गा माँ, ये क्या है? मैंने तो कुछ भी नहीं गलत किया है, फिर भी ये गांव वाले मुझे अपमान कर रहे हैं। मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, कृपया करके आप मुझे बचाइए। उस रात रानी मंदिर के सामने बैठी उदास थी। इस बीच कल्पना का भूत फिर से गांव में प्रवेश करती है। इस बार रानी कल्पना के सामने आती है। कल्पना रानी के बालों को घूरती है। जब रानी देवी से विनती करते हुए घर वापस जा रही होती है तो कल्पना भूत रानी के बाल पकड़ लेती है और जोर से खींचती है। रानी भूत को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। हे माँ दुर्गा, मुझे बचाइए, ये भूत से मुझे बचाइए, मुझे बचाइए माँ। रानी देवी दुर्गा से विनती करती है। दुर्गा माँ अपने त्रिशूल के साथ रानी के सामने प्रकट होती है। जैसे ही दुर्गा प्रकट होती है, गड़गड़ाहट और बिजली चमकती है। पूरा गांव यह जानने के लिए निकल पड़ा कि हो क्या रहा है। कल्पना भूत के साथ साथ देवी दुर्गा को देखकर हर कोई हैरान है। दुर्गा देवी कल्पना भूत को उसके सभी दृश्यों से मार देती है। उसके बाद दानव जमीन में समा जाएगी। हे दुर्गा माँ, आप अगर समय पर नहीं आती और ये सब दृश्य अगर गांव वाले नहीं देखते तो ये गांव वाले मुझ पे ही संदेह करते। आपको बहुत धन्यवाद दुर्गा माँ। इतना कहकर रानी देवी दुर्गा के पैरों पर गिर जाती है। देवी दुर्गा ने अपने भक्त को आशीर्वाद दिया। फिर वह वहां से गायब हो गया।